नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। रात के 9 बज चुके हैं। 9 बजे का सेशन आप सभी को पता है, आप सभी के टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन होता है, जिसमें नियमित रूप से मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो जाता हूँ। तो इस समय हम लोग जो है दोस्तों भारतीय संविधान के प्रश्नों को कर रहे हैं। साथ में हम लोग जो है वो 2 दिन स्टेटमेंट करते हैं। सिर्फ स्टेटमेंट को जो आपके राजनीति विज्ञान से संबंधित जो कथन आप लोगों से पूछे जाते हैं उनको करते हैं। 2 दिन हम लोग जो है वो मॉडल पेपर करते हैं। तो हम लोग एक निश्चित प्रोग्राम के तहत जो है दोस्तों अपने एक एक पक्ष को मजबूत करते हुए चल रहे हैं। यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के और अपने प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास करिए। आज का जो हमारा सेशन होगा वो आपके भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से संबंधित होगा। महत्वपूर्ण आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों से आज जो है दोस्तों डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे। तो ये सारे के सारे जो है आज के सेशन के जो आर्टिकल हैं ये बार बार आप लोगों के विभिन्न एग्जामों में, सिर्फ टीजीटी नहीं, सिर्फ पीजीटी नहीं, सिर्फ एलटी ग्रेड ही नहीं, आरओ की बात करिए, पीसीएस की बात करिए, लोअर की बात करिए या कोई भी वनडे एग्जाम की आप बात करिए, सभी जो है दोस्तों परीक्षाओं में आप लोगों से समान रूप से ये अनुच्छेद पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों से एक बार निवेदन है फिर से मेरा कि आप सभी लोग इस सेशन को जो है वो पूरा देखेंगे, सभी प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। अंत में जाते हुए जरूर बताएंगे कि कितने प्रश्नों को आप लोगों ने सही किया है। सेशन को आप बाद में देख रहे हो या लाइव के दौरान देख रहे हो, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, साथ में शेयर करिए, अपने दोस्तों मित्रों को जो है दोस्तों चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करिए। लाइव स्टडी इलाहाबाद आपका अपना परिवार है और इसकी जो है वो इसमें संख्या में वृद्धि करने की जिम्मेदारी आप लोगों के हाथों में है। आप लोग जिस रूप में सहयोग करेंगे, जिस मात्रा में सहयोग करेंगे, उसी मात्रा में हम लोग जो है आगे बढ़ पाएंगे। चलें, तो अब हम लोग जो है दोस्तों सेशन की तरफ चलेंगे। सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार एक ही बार। और अब यदि आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही हो तो एक बार तेजी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है आप लोगों को? तेजी से कमेंट करेंगे। कोई समस्या है ऑडियो वीडियो को लेके आप लोगों को? चलिए, कुछ कटे पिटेगा नहीं, सब कुछ एकदम क्लियर आप लोगों को मिलेगा। तो अब चलते हैं हम लोग सीधे अपने सेशन की तरफ। एक बार आप सभी से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग। और आज के सेशन के पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे दोस्तों, और क्रम से अपने उन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखते हुए चलेंगे जो बार बार हम लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। मेडन प्रश्न है आज के सेशन का। आप सभी लोग जो है दोस्तों इसका उत्तर तेजी से करने का प्रयास करेंगे। चलेंगे, भारत राज्यों का संघ है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया है? जैसा कि मैं देख रहा हूं आप सभी लोगों का उत्तर जो है वो आना शुरू हो गया है। चलें, तो जितने सारे लोग इसमें अनुच्छेद 1 की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारत को राज्यों का संघ या यूनियन कहा गया है। जो लोग अनुच्छेद 1 की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 1 में जो है दोस्तों 3 और बातों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। जब भारत को हम राज्यों का संघ कहते हैं तो अनुच्छेद 1 में जो है कुछ और भी शक्तियां दी हुई हैं इसमें। जैसे अनुच्छेद इसका जो भाग क है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है दोस्तों कि राज्यों और उनके क्षेत्रों के नाम इसमें है। ठीक है, भाग ख की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो ख में जो है हम बात करेंगे पहली अनुसूची के विषय जो है, यानी राज्यों के नाम आपके अनुच्छेद 1 में है, पहली अनुसूची के विषय आपके अनुच्छेद 1 में है। और एक और जो है दोस्तों तीसरा भाग कह लीजिए या ग भाग कह लीजिए, इसमें आप लोगों को मिलेगा कि यदि कोई नया क्षेत्र अर्जित किया जाता है
किसी भी विधि से, तो उसको भी हम अनुच्छेद 1 के तहत जो है ये अनुच्छेद 1 में शामिल करेंगे। तो ये आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। आपका उत्तर ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा जो लोग ए विकल्प के साथ जा रहे हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है वह है। तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी। साथ ही अनुच्छेद 2 की बात करेंगे दोस्तों, तो अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश से संबंधित है। अनुच्छेद 3 की यदि हम लोग बात करेंगे तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के सीमा क्षेत्र आदि में परिवर्तन की बात की जाती है अनुच्छेद 3 में। अब आ जाइए अगले प्रश्न पे। संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति। चलें, तो दोस्तों जितने सारे लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 11 की बात जितने सारे लोग कर रहे होंगे, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद जो है दोस्तों आपके नागरिकता संबंधी जो आपका अधिकार है इसको विधि बनाकर नियमित कर सकती है। किसी की नागरिकता को जो है वो दोस्तों क्या कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है, किसी को नागरिकता दे सकती है, या नागरिकता संबंधी जो आपका भाग 2 है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन यदि करना हो तो वो करने के लिए आपके अनुच्छेद 11 के माध्यम से भारतीय संसद सक्षम है। उत्तर डी विकल्प के लिए सही होगा जो लोग डी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है और किस रूप में परिभाषित किया गया है, आप लोग तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे। राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है और किस तरीके से परिभाषित किया गया है, या क्या परिभाषित किया गया है, उत्तर करिएगा। चले, बहुत ही बढ़िया। सभी लोग जो है इसमें अनुच्छेद 12 की बात कर रहे हैं, आप सभी लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। क्या है, राज्य शब्द को परिभाषित किस तरीके से अनुच्छेद 12 में किया गया है। जितने सारे लोग अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे, सुधा जी कह रही हैं इंडियन राज्यों का संघ है। चलें, तो जब जो है दोस्तों आपके भारत के संविधान में राज्य शब्द को जब परिभाषित किया गया है दोस्तों, तो इस राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं आप लोगों को जो है वो ध्यान रखना है। आपकी संसद आती है, ठीक है, आपकी सरकारें आती हैं। सरकारें का मतलब क्या हो गया भैया, सेंटर और स्टेट, या स्टेट और सेंटर की सभी सरकारें आती हैं। स्थानीय निकायों से संबंधित जो है दोस्तों आपके सभी संस्थान आते हैं। स्थानीय निकायों से संबंधित संस्थान, सभी सरकारी संस्थान जो है दोस्तों इस राज्य जो है वो सरकार के राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जिसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 12 में किया गया है। जी बिल्कुल, संसद, सरकार, स्थानीय क्षेत्र। चलें, तो जो लोग इसमें जी नहीं, किट्टू जी कह रही हैं जनसंख्या, सरकार, निश्चित भूखंड और संप्रभुता कह सकते हैं पार्शियली, लेकिन ये आपके जब आप पॉलिटिकल थॉट में राज्य शब्द को परिभाषित करने की बात की जाएगी तब उसका प्रयोग करिएगा, और जब आपसे अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 12 के अनुसार परिभाषित करने की बात की जाएगी तो आप संसद को रखिएगा, राज्य की सरकार को रखिएगा, केंद्र की सरकार को रखिएगा, और उन सभी सरकारी संस्थानों को स्थानीय निकायों सहित आपको रखना पड़ेगा इसमें। तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है सर्वोच्च न्यायालय, थोड़ा सा प्रश्न को नीचे करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, प्रश्न को पढ़िए और ध्यान से उत्तर करने का प्रयास करिए। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। वह कौन कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जो आपके न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को
जो है दोस्तों निर्मित करता है? आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। 12, 351, 356, 12, 351, 156, 13, 251 और 254, अनुच्छेद 21, 24 और 25। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को किन किन अनुच्छेदों के माध्यम से जो है दोस्तों प्रदान किया गया है? तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोगों का जो है दोस्तों उत्तर आना शुरू हो गया है इस प्रश्न में। जो लोग अनुच्छेद 13 जिसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 251 और अनुच्छेद 254 के माध्यम से सम्मिलित रूप से जब आप तीनों को मिला के पढ़ते हैं, 13, 251 और 254 को, तो इससे आपकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है दोस्तों प्राप्त होती है। सी विकल्प के साथ जितने सारे लोग जा रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायन सत्ता पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? चलें, तेजी से थोड़ा उत्तर करिए। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को आप लोग शेयर करें। बहुत सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक तक नहीं किया है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चलेंगे, चलें, तो जितने सारे लोग इसमें अनुच्छेद 13 की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 13 के माध्यम से संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं या व्यवस्थापिकाओं की बात की जाएगी। इनकी विधायन सत्ता, विधायन सत्ता का मतलब क्या है? विधि बनाने का जो अधिकार है आपकी संसद को या राज्य की व्यवस्थापिकाओं को, उस पे जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों को जो है दोस्तों अतिक्रमित करने वाला कोई भी कानून अवैध होगा। बस इतना सा याद रखिए, यदि कोई कानून जो संसद के द्वारा निर्मित किया जा रहा हो या आपके राज्य व्यवस्थापिकाओं के द्वारा बनाया जा रहा हो, यदि वो आपके मूल अधिकारों का हनन करता है तो उसे जो है दोस्तों उस हद तक विधि शून्य कर दिया जाएगा जिस हद तक जो है वो आपके मूल अधिकारों का हनन करता है। तो आप लोग इसमें अनुच्छेद 13 के साथ जाएंगे। उत्तर आप सभी लोगों का जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य विकल्पों को जो है दोस्तों जानबूझ के एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज जो है बहुत ढेर सारे जो है वो अनुच्छेद आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो ये सारे अनुच्छेद कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी प्रश्न में मिलेंगे। पहले ही यदि व्याख्या कर देंगे तो स्पॉइलर हो जाएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए मूल जो है जो हमारा उत्तर होगा हम उसी के अनुसार चलेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेदों में हैं? समानता के अधिकार के लिए तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग दोस्तों। समानता का अधिकार, तेजी से उत्तर करिएगा सभी लोग इस प्रश्न के लिए। बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें अनुच्छेद 14 से 18 की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। तो जो लोग इसमें विकल्प ए का चुनाव कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 14 से लेके 18 तक के 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे अनुच्छेद आप लोगों को जो है दोस्तों रटे हुए होने चाहिए। मूल अधिकार में 12 से 35 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं, 12 से 35 तक के अनुच्छेद हर विद्यार्थी को रटा हुआ होना चाहिए। अनुच्छेद 14 क्या है, अनुच्छेद 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, 18 क्या है। अब इसमें जो है आप लोग यदि हमसे उम्मीद करेंगे या आप लोगों को अब इस स्थिति में यहाँ पर आके टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे मुझे अनुच्छेद 14 बताना पड़े, 15 बताना पड़े, तो ये ठीक बात नहीं है।
आप लोगों को यदि नहीं तैयार है तो तैयार करना आप लोग शुरू कर दीजिए, सारे अनुच्छेद को रट जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको इसमें से पहचान करना है दोस्तों कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। समानता का अधिकार दिया है 14 से 18, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23-24 दिया है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 दिया हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 दिया है। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलिए, अनुच्छेद 16 के लिए कह रही हैं किट्टू जी, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अच्छा जी, यदि सुमेलित नहीं है तो आप लोग सुमेलित कर दीजिए या उसका सही उत्तर बता दीजिए, चलेंगे। तो जितने सारे लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। यदि हम अनुच्छेद 23-24 की बात करते हैं तो शोषण के विरुद्ध ये अधिकार है आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता की यदि हम लोग बात करते हैं तो आपके अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आपकी धार्मिक स्वतंत्रता जो है दोस्तों इसमें दी गई है। तो आप लोग इसमें जो है जरूर ध्यान रखेंगे, बी विकल्प आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में दिया हुआ है, कहीं कोई समस्या नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार आपके 19 से लेके 22 तक दिया हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपके 25 से लेकर 28 तक दिया गया है, 25 से लेकर 28 तक। और जो आपका 23 से लेकर जो 23 और 24 है ये आपके शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार है, बिल्कुल। तो हम लोग इसमें बी विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देती है? तेजी से उत्तर करेंगे। अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देती है? तेजी से उत्तर करेंगे। चलिए, यानी सब लोग जो है डी विकल्प की तरफ जा रहे हैं। चलें, तो एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्गों के आरक्षण का जो प्रावधान है दोस्तों, ये अधिकार आपके केंद्र को भी देता है और राज्य को भी देता है। ठीक है, अब ये एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, गलत ही पूछा गया है, लेकिन तब इसमें आपको जब केंद्र और राज्य दोनों दिया हो तब आपको केंद्र का चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपसे जो है दोस्तों दोनों में से कोई एक देता है तो आपका उत्तर जो है दोस्तों इसमें बी और डी दोनों के लिए होगा। यदि दोनों दिया हो तब आप केंद्र के साथ चले जाइएगा, यदि दोनों में से कोई एक दिया हो तो केंद्र भी हो सकता है, राज्य, क्योंकि दोनों को जो है वो आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रावधान आपके अनुच्छेद 15 की धारा 4 करता है। तो आप लोग इसको जो है जरूर ध्यान रखेंगे। आपका बी और डी दोनों विकल्प इस प्रश्न में सही दिया हुआ है। हालांकि इस प्रश्न में आपको जब दोनों विकल्प दिया है तो आप बी विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। अब ये बच्चों वाला प्रश्न है। अनुच्छेद 17 जो है दोस्तों आप सभी को पता है कि अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का अंत करता है। तो जो लोग इसमें सी विकल्प के साथ जाएंगे उत्तर सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तेजी से उत्तर करेंगे। सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता, किसकी समानता की बात की गई है भैया? अवसर की समानता। तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तो जो लोग दोस्तों इसमें अनुच्छेद 16 की बात कर रहे होंगे, अनुच्छेद 16 की भाषा क्या है? लोक नियोजन में जो है दोस्तों अवसर की समानता। लोक नियोजन आपसे शब्द पूछे या सार्वजनिक सेवा पूछे तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लोक नियोजन में अवसर की समानता या सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता उपलब्ध कराने वाला हमारा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद, हमारे मूल अधिकार का जो भाग है वो है अनुच्छेद 16। आप लोग इसमें सी विकल्प के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है? आपको बताना है अनुच्छेद 19 में जो है वो कौन सी एक स्वतंत्रता नहीं दी गई है। आपको दिया है सभा की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, निवास तथा बस जाने की स्वतंत्रता। तेजी से आप किसी एक विकल्प का चुनाव करेंगे। चलें, तेजी से उत्तर करिए सभी लोग। अनुच्छेद 19 में जो है वो कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तेजी से कमेंट करके बताएंगे। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? चले, बहुत ही बढ़िया। आप सभी लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता आप सभी को पता है 25 से लेकर 28 तक है, 25 से लेकर 28 तक। और यहां पे क्या पूछा जा रहा है? अनुच्छेद 19। अभी तक जो है किसी का, चलिए वीरेंद्र जी का उत्तर आ गया है, संतोष जी का। 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपके अनुच्छेद जो है दोस्तों 19 के अंतर्गत दी गई है। सबसे पहली क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी क्या है? शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरी क्या है? संगत या संघ बनाने की जो है आपकी स्वतंत्रता है। चौथा क्या है? भारत के राज्य क्षेत्रों में अबाध रूप से संचरण करने की या अबाध रूप से जो है वो कहीं पर भी आने जाने की, घूमने की स्वतंत्रता है। पांचवा क्या है? राज्य क्षेत्र में कहीं भी जो है वो निवास करने की स्वतंत्रता है। आप राज्य क्षेत्र में कहीं भी जो है वो निवास कर सकते हैं। छठवा क्या है? कोई भी जो है वृत्ति अपना सकते हैं, कोई भी आप व्यापार कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई रोकेगा नहीं। तो अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। धर्म के स्वतंत्रता का उपबंध जो है दोस्तों आपके अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक अलग से किया गया है। और 6 प्रकार की स्वतंत्रता मैंने आपको बता दी है जो आपके अनुच्छेद 19 में दी गई है। आप लोग 6 स्वतंत्रताओं को याद रखिएगा। चलें आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है दोस्तों किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तेजी से उत्तर करेंगे। सम्मेलन, अच्छा, बोलने की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, घूमने निवास करने की, अपना मन का रोजगार करने की। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही लिखा है आपने जी। इस पे युक्ति युक्त प्रतिबंध भी है। सारे जो मौलिक अधिकार के आपके अनुच्छेद हैं उस पे युक्ति युक्त प्रतिबंध भी है, उसको भी आप लोगों को देखना होता है। तो उसको आप जब डिटेल में जब आप पढ़ें तो उसको जरूर देखें। इसमें आपसे पूछा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलें, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोग जो है इसमें बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 23 में क्या है और अनुच्छेद 24 में क्या है, दोनों को अलग अलग बता दीजिए। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 तेजी से कमेंट करेंगे। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? तेजी से उत्तर करेंगे थोड़ा।
चलिए, तो इसमें जो है मानव दुर्व्यवहार और बालात श्रम की बात की गई है भैया, ठीक है। और इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात की गई है, इन्हें जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। यानी 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में आप नहीं लगा सकते। और अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुर्व्यवहार और बालात श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। तो ये दोनों अधिकार जो है आपके शोषण को रोकते हैं, आपका किसी भी प्रकार से शोषण न हो पाए। तो आप लोग इसमें जो है बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तेजी से उत्तर करेंगे। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? एक बार आप सभी से फिर से विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, आप सभी लोग जो है दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपनी जो है दोस्तों संख्या को बढ़ाने का थोड़ा सा प्रयास करिए, जिससे मुझे भी एनर्जी मिले। मैं नियमित रूप से आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा लेके आता हूं। अब आज का जो सेशन है, मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि टीजीटी पीजीटी में कम से कम 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, कम से कम 5 प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे कम आपको नहीं मिलेंगे। हर रोज का सेशन में इस तरीके से, अब स्टेटमेंट वाले आपको मैं कराता हूं, 5 से 7 प्रश्न आपको स्टेटमेंट वाले जो है वो सेक्शन से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हर रोज मैं अब आप लोगों के लिए बल्क में सवाल लेके आ रहा हूं, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से कर पाए। तो थोड़ा सा अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए, मेरी ऊर्जा बढ़ाइए कि मैं और भी छोटी छोटी चीजों को जो आप लोगों से पूछी जाते हैं, उन सारी चीजों को मैं लेके आने के लिए उत्साहित रहूं और उसके लिए कार्य करके आप लोगों को उपलब्ध कराऊं। चलिए, तो जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे, अनुच्छेद 29 और 30 दोनों में जो है दोस्तों अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। चलेंगे, अनुच्छेद 29 और 30 दोनों में अल्पसंख्यक हित की बात की गई है। अनुच्छेद 29 जो है दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है और अनुच्छेद 30 जो है वो दोस्तों शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन से संबंधित है अल्पसंख्यकों के। तो आप लोग इसको जो है वो ध्यान रखिएगा। 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। और 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक अपने जो है अपने लिए अपने शिक्षण संस्थानों का जो है क्या कर सकते हैं, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रबंधन देख सकते हैं। तो ये आपके इन दो अनुच्छेदों में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अल्पसंख्यक के अलावा और कोई शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है प्रदान करता है अनुच्छेद 29, 30, 31 और 32। किस रूप में जो है दोस्तों, कितने प्रकार से आपको संवैधानिक उपचार उपलब्ध कराया जा सकता है? आप लोग उत्तर करेंगे। कितने प्रकार से आपको संवैधानिक उपचार इस अनुच्छेद के तहत उपलब्ध कराया जाता है? चलें, तो जो लोग इसमें जो है दोस्तों डी विकल्प की बात कर रहे होंगे, उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर की यदि बात की जाएगी दोस्तों, तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार आपके संविधान की आत्मा है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है, या सुप्रीम कोर्ट में जो है दोस्तों आपको अपने मूल अधिकारों के हनन की अवस्था में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से जो है उसका निदान मांग सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 5 प्रकार की रीट जो है दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कौन कौन सी रीट जारी करता है? हैबियस कार्पस करता है, मैंडमस करता है, प्रोहिबिशन करता है, को वारंटो करता है और सर्सियरी करता है। ये 5 प्रकार की रीटों के माध्यम से आपको जो है संवैधानिक उपचार उपलब्ध कराया जाता है। किसके संदर्भ में? आपके मूल अधिकारों के हनन के संदर्भ में। ठीक ऐसा ही अधिकार जो है दोस्तों आपके हाई कोर्ट को भी दिया गया है, और वो हाई कोर्ट को जब अधिकार दिया गया है वो आपके अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है। तो आप लोग इसको जो है ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट को 226 के तहत ये अधिकार मिला हुआ है। दोनों को जो है आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ चले, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है,
जी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण और जो है उस, जी ठीक है, बिल्कुल सही है सभी लोगों का। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान है? कल मैंने आप लोगों को कराया था सारे जो आपके रिट हैं उनका मतलब मैंने आप लोगों को, उनका शाब्दिक अर्थ मैंने आप लोगों को कल का कराया है। चलिए तो अब आ जाइए, पंचायतों के गठन का प्रावधान। चलें, तो जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे अनुच्छेद 40 की, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 40 में आपके पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है दोस्तों। लेकिन चूंकि यह जो अनुच्छेद 40 आपके डीपीएसपी का हिस्सा था, डीपीएसपी, और अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि डीपीएसपी को जो है वो अनिवार्य रूप से लागू नहीं कराया जा सकता है। तो जब इसको अनिवार्य रूप से लागू नहीं कराया जा सकता है तो इसके लिए जो है दोस्तों आपके भारतीय संविधान में एक संशोधन करना पड़ा, जिसे 73वां और 74वां संविधान संशोधन के नाम से आप लोग जानते हैं। और आपके पंचायतों का गठन जो है 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको स्थायी बनाया गया, अनिवार्य बनाया गया। आप लोग ध्यान रखेंगे मूल संविधान में इसकी बात थी, लेकिन यह तब डीपीएसपी का जो है वो हिस्सा हुआ करता था। 73वां 74वां संविधान संशोधन करके इसको वास्तविक रूप पंचायतों को दे दिया गया। आप लोग इसमें जो है वो बी विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर सभी का बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न दिया है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन आप लोगों को बताना है। अखिलेश जी कह रहे हैं, अच्छा अखिलेश, आप लोगों को फॉन्ट ज्यादा छोटा दिखाई दे रहा है, पढ़ने में असुविधा हो रही है। अब इससे ज्यादा थोड़ा बहुत प्रयास जरूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जूम नहीं कर पाएंगे दोस्त। चलें, अब इससे ज्यादा करेंगे तो प्रश्न आपके कटने लगेंगे। मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम कर देता हूं। बहुत ही बढ़िया। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, तो जो लोग इसमें अनुच्छेद 48 को 48 ए की बात कर रहे होंगे, 48 को की बात कर रहे होंगे, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 48 को या 48 ए के तहत आप सभी लोगों को जो है दोस्तों पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। चलेंगे, माफ करेंगे, राज्य को दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति दी गई है? चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? चलें, तो जो लोग इसमें अनुच्छेद 51 की बात कर रहे होंगे, उन सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की राज्य की जो शक्ति है वो आपके अनुच्छेद 51 के तहत दी गई है दोस्तों। और जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 48 की, तो इसमें कृषि और पशुपालन दिया गया है। यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद 49 की, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों को के संरक्षण का प्रावधान जो है दोस्तों आपके 49 के तहत किया गया है। और अनुच्छेद 50 की बात करेंगे तो आपके कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 में दिया गया है। तो सारे अनुच्छेदों को इसमें से आप लोग ध्यान रखेंगे। 48 क्या कहता है भैया? कृषि और पशुपालन का संगठन करने की बात करता है। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों के संरक्षण की बात करता है। और अनुच्छेद 50 कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण ये सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय और
शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रावधान जो है ये आपका अनुच्छेद 51 करता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तेजी से उत्तर करेंगे सभी लोग। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख चले, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य आपके अनुच्छेद 51A में दिया गया है दोस्तों। भाग कौन सा है? यदि भाग की बात की जाएगी तो भाग 4A है, ठीक है। किसकी जो है वो सिफारिश पे आपके मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जो है दोस्तों आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संशोधन के माध्यम से जो है दोस्तों इसको भारतीय संविधान में आपके अनुच्छेद 51A में इसको रखा गया है, भाग 4A में। तो उत्तर आप लोगों का इसमें जो होगा डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो आपको दिया है, भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है या व्याख्या है? अनुच्छेद 56-57 में, 53-54 में, आपके 58-59 में या 65-66 में? चलें तेजी से उत्तर करेंगे। पदा अवधि की बात की जा रही है और पुनर्निर्वाचन की बात की जा रही है। चलें, प्रमोद जी कह रहे हैं कि 10+1 मौलिक कर्तव्य जी 10 थे, बाद में एक जो है आपको उसमें जोड़ दिया गया, वर्तमान में आपके 11 हैं। तो चलिए अच्छी बात है। अब आ जाइए आप लोग, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष राष्ट्रपति कार्य करेगा और उसके बाद से जो है दोस्तों राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए जो है दोस्तों योग्य होगा। आप लोगों को इसके लिए उत्तर करना है तेजी से, कौन सा अनुच्छेद कौन सा समूह जो है अनुच्छेदों का आपका सही होगा। चलें, तो जितने सारे लोग 56-57 की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके 56 में जो है दोस्तों आपके राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है कि उसके पद ग्रहण की तिथि से कितने दिन का होगा? 5 वर्ष का होगा। और अनुच्छेद 57 कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है पुनः अपना राष्ट्रपति चुने जाने का योग्य होगा। हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। हम यदि यूएसए की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की यदि बात करते हैं, वहां पे कोई व्यक्ति जो है अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन भारतीय संविधान में कोई व्यक्ति जो है कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा इस पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और इसको स्पष्ट किया गया है आपके अनुच्छेद 57 में। तो आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आप लोग तेजी से उत्तर कर दीजिए। जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोग इसमें जो है अनुच्छेद 61 की बात कर रहे हैं। तो जो लोग आपके महाभियोग की प्रक्रिया की बात अनुच्छेद 61 के तहत कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख जो है आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। यदि 52 की हम लोग बात करते हैं तो 52 के तहत जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यदि हम 57 की बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन था। यदि हम 59 की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति को मिलने वाली जो परिलब्धियां हैं उसका उल्लेख जो है आपके 59 में किया गया है। प्रश्न में आपसे महाभियोग की प्रक्रिया पूछी गई है तो महाभियोग की प्रक्रिया आपके अनुच्छेद 61 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न दिया है कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं? चलें, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं? तेजी से उत्तर करेंगे।
चले, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सब लोग उत्तर करेंगे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपके भारतीय संविधान का आर्टिकल 74 या 74वां अनुच्छेद जो है दोस्तों, यह उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति जो है आपके मंत्रिमंडल द्वारा दिया गया सलाह मानने को बाध्य है। लेकिन इसमें जो है दोस्तों एक संशोधन किया गया जिसे आप लोग 44वां संविधान संशोधन कहते हैं, और इसके माध्यम से जो है राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए जो है उसको लौटा सकता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आपके 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है यह प्रावधान किया गया। लेकिन एक चीज को याद रखिएगा, यदि आपसे जो है दोस्तों संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक यानी अनुच्छेद 368 के तहत 368 के तहत जो है दोस्तों संविधान संशोधन से कोई संबंधित विधेयक है तो उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी विधेयक आता है, संविधान संशोधन आपके अनुच्छेद 368 में दिया गया है, तो यदि इससे संबंधित कोई जो है दोस्तों विधेयक जाता है तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। इसको गांठ बांध लीजिएगा कि 368 के तहत यदि कोई जाएगा उसके पास विधेयक तो उसको नहीं लौटा सकता है। चले आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? जी 42वें से कल मैंने आप लोगों को बताया था, 42वें संविधान संशोधन से जो है बाध्य कर दिया गया मानने के लिए, फिर 44वां संशोधन किया गया कि पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन अभी भी 368 से संबंधित मामलों को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया की बात आपसे पूछी गई है, तो बहुत ही सावधानी से इस प्रश्न को करिएगा जब भी ये आपकी परीक्षा में आए। जब धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया पूछी जाए तब आप लोग जो है दोस्तों 109 का चुनाव करेंगे। यदि धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है पूछा जाए तब आप 110 का चुनाव करेंगे। परिभाषित 110 में किया गया है और उसकी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख धन विधेयक की आपके अनुच्छेद 109 में दिया गया है। तो दोनों आर्टिकल 109 और 110 के कंफ्यूजन को क्लियर रखिएगा, एग्जामिनेशन में ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन है? उत्तर तेजी से करेंगे। उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन। चलें, तो जितने सारे लोग इसमें अनुच्छेद 124 की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 124 में जो है दोस्तों दो प्रावधान किया गया है। क्या है भैया? 124 के तहत जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है। दूसरा क्या है? इसकी संरचना की बात की गई है। तो इसकी जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की जो संरचना है दोस्तों वो आपके सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 1920 यानी सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है इसकी संरचना को निर्धारित किया गया है 33+1 यानी 33 जो है दोस्तों इसमें अन्य न्यायाधीश और एक जो है इसमें मुख्य न्यायाधीश होगा। कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 34 हो गई है। ध्यान रखिएगा 34 जो है वो न्यायाधीशों की संख्या किसके माध्यम से सुनिश्चित की गई है? ये सुनिश्चित की गई है आप सभी के सुप्रीम कोर्ट संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। पूछा जा सकता है कि 34 संख्या अधिकतम संख्या जो सुप्रीम कोर्ट की संरचना है 33+1 की, इसको किस संशोधन के तहत जो है वो स्थापित किया गया है या लागू किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के तहत।
2019 के बाद से इसमें संख्या में वृद्धि की गई थी और 33+1 कर दिया गया था। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है? तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था जो है दोस्तों, उत्तर करिएगा तेजी से। कैसे राज्यपाल का अध्यादेश भूल जाता है आप लोगों को भैया? राष्ट्रपति, यदि हम प्रेसिडेंट के अध्यादेश की बात करेंगे तो 1 2 3 है, ऐसे याद रखिए। और जब हम गवर्नर की बात करेंगे तो आपका 2 1 3 हो जाएगा। तो क्या इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, लिख के 4 बार लिख लीजिए, याद हो जाएगा। यदि आप लोगों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भूल जाती है तो 4 बार लिखिए बस। प्रेसिडेंट 1 2 3, गवर्नर 2 1 3, 4 बार लिख लेंगे, उसके बाद कभी नहीं भूलेगा। चलिए आ जाइए, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था आप लोगों से पूछी गई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चले बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें अनुच्छेद 127 की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग इसमें 127 की बात कर रहे हैं, इसमें जो है दोस्तों राष्ट्रपति की अनुमति से, पूर्व अनुमति से आपका मुख्य न्यायाधीश जो है वो क्या कर सकता है, 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की जो है वो नियुक्ति कर सकता है। जितने सारे लोग जो है मुख्य न्यायाधीश करेगा नियुक्ति, किसकी पूर्व अनुमति से? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, 127 में तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न आपको दिया है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? जी, ओनली सुप्रीम कोर्ट। चलिए आ जाइए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो बच्चों वाला प्रश्न है भैया। भारत के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है दोस्तों करेगा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से यदि हम बात करेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य और उसकी शक्तियों का उल्लेख जो है आपके अनुच्छेद 149 में किया गया है। 150 की यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो संघ और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप कैसा होगा, ये अनुच्छेद 150 में इसको सुनिश्चित किया गया है। 147 जो है दोस्तों वो निर्वचन है, ठीक है। तो 149 की यदि हम लोग बात करेंगे तो 149 इसकी कार्य और इसकी शक्तियां हैं। 150 में जो है दोस्तों इसका प्रारूप दिया गया है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, लेखाओं का प्रारूप कैसा होगा। और 149 को निर्वचन कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको उत्तर का चुनाव करना है। चलेंगे, एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए एक हफ्ते का पूरा जो है वो सेशन लूंगा मैं। और जितने भी पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति की बात करेंगे, मुख्यमंत्री की बात करेंगे, राज्यपाल की बात करेंगे, आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करेंगे, आपके जो है दोस्तों जितने भी भारतीय संविधान में जो भी आपके पदाधिकारी दिए हुए हैं, जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं, उन सबको मैं एक दिन में आप लोगों को डिटेल में सबके कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से अनुच्छेद के तहत को जो है दोस्तों क्या क्या ये लोग करते हैं, किस तरीके से इनकी क्या वेतन भत्ता इनका क्या है, रिटायर कब होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, इसको मैं आप लोगों को जरूर करा दूंगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। यदि इसमें आप लोगों को समस्या होगी तो सारे पदाधिकारियों को, चलिए आ जाइए, इसमें आपको बताना है कौन सा जो है युग्म इसमें
सही सुमेलित है भैया, सही सुमेलित का चुनाव करना है आप लोगों को, ध्यान से करिएगा इस प्रश्न में। चलें तो सही सुमेलित जो है दोस्तों आपको दिया हुआ है कौन सा, 153। राज्यपाल की नियुक्ति, जो लोग इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ए विकल्प आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं। क्या भैया, बी विकल्प क्यों आप लोग कह रहे हैं? 154 कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है, और इसमें कार्यालय दिया हुआ है 162 की यदि हम लोग बात करते हैं तो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया हुआ है, इसमें राज्य का महाधिवक्ता दिया गया है। 153 की यदि हम लोग बात करते हैं तो मुख्यमंत्री के दायित्व दिए गए हैं, जबकि 153 जो है दोस्तों आपके राज्य के राज्यपाल की व्यवस्था करता है। तो ए विकल्प के साथ जाएंगे आप सभी लोग इस प्रश्न में, ए विकल्प आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। नियुक्ति ही तो पूछा हुआ है ना, तो अपॉइंटमेंट उसी में हो जाएगा। जी तो अच्छा जी, ये यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 53 ना होके ये 55 होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ये प्रश्न जो है वो गड़बड़ हो रहा है। 155 हो जाएगा क्योंकि 155 में राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है, 153 में तो राज्यपाल की जो है दोस्तों राज्य का एक राज्यपाल होगा इसकी बात की गई थी जी। तो इसको आप लोग जो है 155 के साथ करेंगे, फिर सारे विकल्प गलत हो जाएंगे ना। 162 में महाधिवक्ता की बात की गई है, कहां पे? कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है 162। सारे विकल्प गलत हो जाएंगे यदि प्रश्न के हिसाब से जाएंगे, तो आपको जो है वो इसमें 153 को 155 करना पड़ेगा, उसके बाद सारे सही हो जाएंगे। अगला बताइए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वहन में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? चलें तेजी से उत्तर करेंगे। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें तो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था अनुच्छेद 163 से की गई है, 163। राज्यपाल के कार्यों में जिन कार्यों को वो स्वविवेक से करता है उसमें तो उसको किसी की सहायता की जरूरत पड़ती नहीं है, आप सभी को पता है, लेकिन अन्य कार्यों में जिसमें उसको सहयोग की जरूरत पड़ती है, सुझाव की आवश्यकता पड़ती है, उस सहयोग और सुझाव के लिए राज्य में जो है दोस्तों एक मंत्री परिषद होगी, उसके कार्यों में उसकी सहायता करने के लिए। उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 यह उपबंधित करता है। आप लोग इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? चलें तेजी से उत्तर करिए। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख चलें तेजी से उत्तर करिएगा। अच्छा, चले बहुत ही बढ़िया। तो मुख्यमंत्री का कार्य क्या है भैया? क्या बताया गया है? अनुच्छेद 167 की बात सभी लोग कर रहे हैं। आर्टिकल 167 में क्या बताया गया है मुख्यमंत्री का कार्य? तेजी से कमेंट करके बताइए। मुख्यमंत्री का कार्य क्या है? क्या कार्य है? तेजी से उत्तर करिए।
अभी आते हैं प्रमोद जी, उस पे भी आ जाएंगे, मिलेगा प्रश्न जरूर। मुख्यमंत्री का कार्य बता दीजिए भैया। चलिए बहुत ही बढ़िया, महेंद्र त्रिपाठी जी का उत्तर आया है सबसे पहले, राज्यपाल को जो है दोस्तों जानकारी प्रदान करना मुख्यमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, यानी राज्यपाल के कार्यों में उसकी सहायता करना आपके मुख्यमंत्री का सबसे प्रमुख कार्य है। आप इसमें बी विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? चलेंगे, विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना, चले बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें आर्टिकल 169 की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग 169 के तहत ही जाइएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के सलाह के लिए रखता है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रखता है? तेजी से उत्तर कर दीजिए। चलेंगे, तो जो लोग इसमें अनुच्छेद जो है वो 200 का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका उत्तर बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, बी विकल्प के साथ जाइएगा। कौन सा आर्टिकल पूछ रहे थे प्रमोद जी? ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, हम लोग आगे निकल गए हैं। अब सारे आर्टिकल तो एक ही वीडियो में नहीं कवर कर सकता। क्या था आर्टिकल आपका, एक बार आप जो है दोबारा से बता दीजिए। जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? जिला जज की नियुक्ति बता दीजिए भैया। अच्छा, 164 की बात पूछ रहे हैं। 164 में की जो भाषा है उसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह से उसके मंत्रियों का जो है वो चुनाव करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री का जो है वो नियुक्ति करेगा, ये 164 का की शब्दावली है। चलिए तो आ जाइए इस प्रश्न में। तो जितने सारे लोग इसमें 233 की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 233 के तहत जो है दोस्तों जिला जज की नियुक्ति राज्यपाल जो है वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। क्या है 233? जिला जज की नियुक्ति गवर्नर आपके जी 164 की ही बात कर रहा था, पहले इसको कर लेते हैं। 233 में ये कहा गया है कि जिला जज की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल क्या करेगा, मुख्य आपके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, अभी आ जाएंगे से करेगा। चलिए संजय जी का प्रश्न है 201। 200 अनुच्छेद 200 कहता है कि राष्ट्रपति के लिए जो है वो क्या रखेगा, उसको संरक्षित रखेगा, और 201 कहता है कि राष्ट्रपति उस पर विचार करेगा जिसको राज्यपाल ने संरक्षित किया हुआ है। उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया होगा संजय जी। दोनों में अंतर है, 200 के तहत राज्यपाल संरक्षित रखता है और 201 के तहत राष्ट्रपति उस संरक्षित विधेयक पे विचार करता है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंधित हैं? चलेंगे, अवशिष्ट शक्तियां आपको बताना है किस अनुच्छेद में उपबंधित हैं, तेजी से उत्तर कर दीजिएगा। अवशिष्ट विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तेजी से उत्तर करेंगे। अनुच्छेद 248 की बात कर रहे हैं, 248 की बात जितने सारे लोग कर रहे हैं उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। 248 में जो है आपके अवशिष्ट शक्तियों की बात की गई है, तो जो लोग इसमें बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन उत्तर मुझे चाहिए, आप लोगों से जवाब चाहिए। आप लोग तेजी से कमेंट करके बताएंगे अवशिष्ट विषयों पे कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? चलें, सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल केंद्र सरकार के पास जो है अवशिष्ट शक्तियों पे कानून बनाने का अधिकार है। आ जाइए अब आप सभी लोग, राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, किस अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था की गई है भैया? चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। विशेष बहुमत क्या होता है? क्या होता है विशेष बहुमत? तेजी से उत्तर करेंगे। जो लोग इसमें अनुच्छेद जो है 249 की 249 की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेष बहुमत से जो है दोस्तों, यदि राज्यसभा यह कानून बना देती है कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है और इस पे जो है वो कानून केंद्र सरकार बनाए तो इसके माध्यम से जो है दोस्तों संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। विशेष बहुमत एक बार तेजी से कमेंट करके बताइए क्या है। चलिए, सुनील जी का उत्तर आ रहा है 2/3 बहुमत। बिल्कुल, 2/3 बहुमत जो होता है उसे हम लोग विशेष बहुमत के नाम से जानते हैं। तो 2/3 लोगों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। आगे बढ़े। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, बहुत ध्यान से करिएगा इस प्रश्न को भैया, बहुत गलत होता है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तेजी से उत्तर करेंगे। चलिए, इसके लिए समय दे देता हूं आप लोगों को। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के लिए तेजी से उत्तर करेंगे। और विधायी संबंध किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है? यदि आप लोग प्रशासनिक संबंध की बात जो है 256 से 263 के बीच कर रहे हैं तो विधायी संबंध के लिए उत्तर कर दीजिए तेजी से। यहां पे प्रशासनिक संबंध पूछा गया है, तो प्रशासनिक संबंध जब पूछा गया है तो आप लोग 256 से 263 की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आप सभी लोगों का उत्तर सही है। तो आप लोग जो है अब मुझे बता दीजिए कि जो विधायी संबंध है तेजी से उत्तर करिए आप लोग। अब इससे ज्यादा बहुत तेजी से नहीं चलूंगा, तेजी से सिर्फ आप लोग यदि ये चाहते हो कि प्रश्न हम देख लें तो प्रश्न देखने से ज्ञानी नहीं हो जाएंगे, प्रश्न देख के आप लोग सही नहीं कर पाएंगे। प्रश्न को थोड़ा सा इत्मीनान से करिए, कोई जल्दीबाजी है, कहीं जाना है आप लोगों को, मुझे फिलहाल कहीं नहीं जाना है, तो मैं अनावश्यक स्पीड बढ़ा के मैं नहीं करा सकता, माफी चाहता हूं इसके लिए। चलिए, तो जब भी प्रशासनिक संबंध पूछा जाए तो 256 से 263 का चुनाव करिएगा, और जब आपसे विधायी संबंध पूछा जाए तो 245 से 255 का चुनाव करिएगा। इसको आप लोग जो है वो जरूर ध्यान रखिएगा। विधायी संबंध 245 से 255 और आपके जो है दोस्तों प्रशासनिक संबंध 256 से 263। आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न आप लोगों को दिया है, सरकारीय कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तेजी से उत्तर करिए। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने का प्रयास करता हूं, मुझे खांसी आने लगती है, बहुत जल्दी जल्दी बोल नहीं पाता हूं। और मुझे सबको एक साथ लेके चलना है। जिन लोगों को तैयार है उनका रिवीजन कराना है, जिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है उनके कंफ्यूजन को भी दूर करना है। तो मैं किसी एक व्यक्ति या जो है वो थोड़े से जिनका सब कुछ तैयार है, उन लोगों की संख्या थोड़ी सी कम है, तो उन लोगों के हिसाब से जो है वो मैं नहीं चल सकता, आप लोग क्षमा करिएगा। चलिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन, अब प्रश्न में ही दे दिया गया है दोस्तों। सरकारी कमीशन की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो जो लोग इसमें जो है दोस्तों अनुच्छेद 263 की बात कर रहे होंगे, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि सरकारीय कमीशन के सिफारिश पे अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना की गई थी। जो लोग इसमें बात कर रहे हैं, सी विकल्प का उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ चले, अगला प्रश्न जो है वो चले, अगला प्रश्न, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख समझ सकता हूं मैं, आप लोगों की समस्या समझ रहा हूं, लेकिन मेरी भी समस्या थोड़ी सी आप लोग समझिए। चले, 23 उत्तर का नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है भैया अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख? चलें, तो इस प्रश्न में जो लोग अनुच्छेद 312 का चुनाव करेंगे, बहुत ही आसान है। अखिल भारतीय सेवाओं का जो है दोस्तों उल्लेख आपके अनुच्छेद 312 में किया गया है, और इसमें भी जो है दोस्तों इसमें राज्यसभा को विशेषाधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में विशेषाधिकार जो है वो राज्यसभा को है। आप सभी लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों से जिस कमिटमेंट के साथ मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा हूं, पिछले आज 315 नंबर की क्लास है, और इसमें कमिटमेंट के साथ मैं आप लोगों से काम कर रहा हूं। पिछले लगभग 10 दिन से मेरी तबीयत जो है वो, मेरे गले की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने मुझे साफ मना कर रखा है कि आपको जो है बात नहीं करना है, आपको ज्यादा बोलना नहीं है, गला आपका सूखना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं उसी में आप लोगों की दवा ले रहा हूं, आप लोगों की क्लास ले रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। जो आप लोग कंटिन्यूटी पकड़े हुए हैं, रोज 1-1.25 घंटा ही आप लोग पढ़ते हैं, 1-1.25 घंटा प्रश्नों को करते हैं, लेकिन वो आप लोग करते रहें, उसको मैं बनाए रखना चाहता हूं। इसकी वजह से मैंने एक दिन भी आप लोगों की क्लास को इसलिए बंद नहीं किया कि मेरे गले की हालत ठीक नहीं है। चलिए आ जाइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है? चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे भैया। साधारण बहुमत से नहीं कर सकती है, आप लोगों को बताना है संसद। घबराया ना करिए, अभी आएगा। चलें, तो जितने सारे लोग इसमें अनुच्छेद 312 की बात कर रहे होंगे, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको मैंने बताया है, इसमें जो है दोस्तों विशेष जो है दोस्तों विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो आपका उत्तर जो होगा इसमें डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ चलेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान तेजी से बता दीजिए, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है भैया?
तेजी से उत्तर करेंगे। निर्वाचन आयोग का प्रावधान। चलें, तो जो लोग इसमें 324 की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। केंद्र और राज्य विधान पालिकाओं के चुनाव के लिए एक निर्वाचन आयोग की स्थापना आपके अनुच्छेद 324 के तहत जो है वो की गई है। जो लोग इसमें अनुच्छेद 324 की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका 324 के तहत जिस निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी वो केंद्र में की जाएगी। दो तरीके के चुनाव, केंद्र के चुनाव और राज्यों के विधानसभा और विधान परिषदों के चुनाव को कराना इनकी जिम्मेदारी होती है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उल्बंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? तेजी से उत्तर करिएगा। निर्वाचक नामावली धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी। तेजी से उत्तर करिए, समय ना लीजिए इस प्रश्न के लिए। चलें, तो जो लोग इसमें अनुच्छेद 325 की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 325 के तहत जो है दोस्तों ये उल्बंधित किया गया है कि निर्वाचक नामावली को तैयार करते समय किसी व्यक्ति के धर्म, किसी व्यक्ति के मूल, किसी की जाति, उसके लिंग आदि को आधार नहीं बनाया जाएगा। आप लोगों के लिए इसको ध्यान रखना है। 325 अनुच्छेद है। 326 कुछ लोगों ने जो है उत्तर किया है। 325 नहीं दोस्त, 326 नहीं, 325। 326 भी आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो इस प्रश्न में आप लोग सी विकल्प के साथ जाइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? तेजी से उत्तर करेंगे। वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? कौन सी वाली प्लेलिस्ट में? जो टीजीटी पीजीटी सिविक्स की प्लेलिस्ट है उसमें आपको देखना पड़ेगा। सारी वीडियो 315 की 315 वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो टीजीटी पीजीटी सिविक्स के नाम से ऐसे ही कुछ है, प्लेलिस्ट का नाम मुझे भी ध्यान नहीं है। आप चैनल खोलिएगा, आपको उसमें मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, तो वयस्क मताधिकार की बात जो है अनुच्छेद 326 में की गई है। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, इसमें एक बार अमेंडमेंट हुआ है। आप लोग अमेंडमेंट मुझे बता दीजिए। पहले जो है मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, बाद में एक अमेंडमेंट के माध्यम से जो है मताधिकार की आयु को 18 वर्ष किया गया है। तो मुझे आप लोग वो संशोधन बता दीजिए तेजी से। तेजी से एक बार संशोधन बता दीजिए। चलिए, संतोष जी का उत्तर आ गया है 61st अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से 21 वर्ष की आयु को परिवर्तित करके मताधिकार की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया था। किसमें? अनुच्छेद 326 में। उत्तर आप सभी लोगों का जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, 325 जो है कहता है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि आधार पे जो है वो तैयार नहीं की जाएगी। और 326 कहता है कि वयस्क मताधिकार के आधार पे आपको जो है मत देने का अधिकार मिलेगा। वयस्कता की आयु को जो है 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। मूल संविधान में इसे 21 वर्ष रखा गया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सी विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। भैया चारों विकल्प पढ़ लीजिए। राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण। हालांकि इसमें अमेंडमेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है उत्तर करिए।
चलें, तो जब नेल्सन 3 की बात की जाए या 333 या 333 की बात की जाए, तो राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद से अनुच्छेद है आपके 331 यहाँ पे दिया ही हुआ है। 331 जो है वो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात करता था, लेकिन इसमें भी जो है दोस्तों एक संशोधन हो गया, जिसे 104 नंबर का संशोधन कहा जाता है। 104 नंबर के संशोधन के माध्यम से अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनयन नहीं होगा। ठीक है, तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनयन नहीं होगा। 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है दोस्तों इसका उपबंध कर दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह अब निरसित हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? राजभाषा के लिए तेजी से उत्तर करेंगे। संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए, राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए आयोग की का उपबंध जो किया गया है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तेजी से उत्तर करिएगा। चले, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें अनुच्छेद 344 की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। राजभाषा आयोग की बात आपके अनुच्छेद 344 के तहत की गई है। तो जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? उत्तर तेजी से करेंगे भैया। और एक बार, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार फिर से आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे यदि आप पहली बार जुड़े हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे कि आप नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ सकें। रोज रात के 9:15 बजे आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन लेके उपस्थित होता हूँ, नियमित रूप से उपस्थित होता हूँ, क्लास में कभी गैप नहीं होता है। यदि कोई विशेष परिस्थिति कभी बन जाए तो अलग बात है, नहीं तो 315 क्लास में आप लोगों को अभी तक करा चुका हूं नियमित रूप से। चलिए, आप लोग इस प्रश्न में जितने सारे लोग 356 की बात कर रहे होंगे, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल जो है दोस्तों यदि ऐसी अनुशंसा प्रस्तुत करता है कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था जो है वो विफल हो चुकी है या संवैधानिक उपबंधों के तहत जो है वो शासन व्यवस्था नहीं चल रही है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो 356 का प्रयोग करता है और राज्य की विधायी शक्ति को संसद को सौंप देता है। तो आप लोग इसमें बी विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद द्वारा व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है? कौन सा वो अनुच्छेद है जिसका व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तेजी से उत्तर करिएगा। वीडियो इतने सारे लोग देख रहे हैं लेकिन आंसर जो है वो 28-30 लोग ही कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बाकी यदि आप लोग जो है रजाई में सो के और ईयरफोन लगा के वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग जो है दोस्तों ठीक नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, बैठ के पढ़ा करिए। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात का अभी तक जो है भारत में कभी भी प्रयोग नहीं हुआ है। आप लोग इसमें बी विकल्प के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लिखित है?
चलिए नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी पढ़ाई जो है दोस्तों एक्टिव मोड में करने की चीज है, डीएक्टिव मोड में नहीं कि रजाई में लेटे हुए हैं, अपना रजाई गर्म कर रहे हैं 1 घंटे से बैठ के और उसी में मोबाइल अपना लगा लिए हैं। एक दिन कोई दोस्त आया था, उसी में बीच बीच में जो है वो कुछ नमूना टाइप के लोग आते रहते हैं। किसी ने कहा कि बहुत अच्छी जो है वो क्लास मिल गई है मम्मी को बहलाने के लिए, मोबाइल पे वीडियो लगा के और रख दिया। पता चले कि माताजी पिताजी को लग रहा है कि बेटा मेरा पढ़ रहा है, बेटी मेरी पढ़ रही है। तो ऐसा ना करें, अपने साथ आप लोगों को धोखा करने से कोई विशेष फायदा नहीं होगा। चलिए, तो जो लोग 368 की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग 368 के साथ ही जाइएगा। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। चलें, अगला दिया है, भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का वर्णन नहीं है। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे, तेजी से उत्तर करिएगा। थ्री 371 विशेष राज्यों का उपबंध है ये। 370 कश्मीर से संबंधित था, 371 भी जो है विशेष राज्यों की बात करता है। किन किन राज्यों की बात करता है यदि आपको पता हो तो आप लोग तेजी से उत्तर कर दीजिए इस प्रश्न के लिए भैया। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे तमिलनाडु की, उन सभी का उत्तर जो होगा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 371 की बात करेंगे तो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात का उपबंध किया गया है भैया। अब उसके बाद से 371 371 ए से लेके आप लोगों को जो है दोस्तों आगे बढ़ते हुए जाना है, यानी 371 क कर लीजिए तो 371 क से आपके 371 झ तक कुछ राज्यों का उपबंध किया गया है। ये राज्य कौन कौन से हैं तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। क में जो है आपका नागालैंड दिया हुआ है, ख में असम दिया हुआ है, ग में आपके मणिपुर दिया है, ग में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दिया हुआ है। आपके अंग में जब हम बात करते हैं दोस्तों तो इसमें माफ करेंगे उसके बाद से आपके आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया और उसके बाद से सिक्किम दिया हुआ है। सिक्किम के बाद से आपका गोवा दिया हुआ है, मिजोरम दिया हुआ है और तब गोवा दिया हुआ है। तो आप लोग जो है दोस्तों इसको क्रम से जरूर याद रखिएगा। सारे आपके अनुच्छेद 371 के सारे राज्यों के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। चले आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो यहीं पे आज के सेशन पे जो है पूर्ण विराम लगाएंगे। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, आप लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताएंगे। अब एक बार फिर से जो है कम से कम 3 बार आपके पूरे संविधान से जो है दोस्तों आज जिन अनुच्छेदों को मैंने करा दिया, अगली बार जब भी आप लोगों को कराऊंगा अनुच्छेद तो ये अनुच्छेद नहीं मिलेंगे, इससे इन्हीं भागों से संबंधित अनुच्छेद मिलेंगे, लेकिन अलग अनुच्छेद आप लोगों को मिलेंगे। अभी भी कम से कम 3-4 बार आप लोगों को कराऊंगा, सारी चीजें तैयार कराऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने ले रखी है तो मैं पूरा करूंगा। आप सभी लोगों से बस एक इच्छा है मेरी कि वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जो है दिल खोल के करिए। यदि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, मेरी एनर्जी मेरे उत्साह को बढ़ाते रहेंगे तो मैं आपकी तैयारी को निश्चित रूप से जो है दोस्तों आपकी सफलता के दरवाजे तक मैं लेके जा सकता हूं। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, मैं आपको सफल नहीं करा सकता। मेहनत आपको स्वयं करनी पड़ेगी। आपकी सफलता तक का रास्ता मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। उस रास्ते तक मैं आपको लेके चलूंगा, उस दरवाजे तक मैं आपको ले जाके रास्ता दिखा दूंगा। अब आप कितना उस रास्ते को याद रखते हैं, उस रास्ते की कठिनाइयों को कितना समझते हैं, उस रास्ते पे किन किन तरीकों से आपको जो है वो सरवाइव करना है, अपने सर्वाइवल को किस तरीके से जो है आप जो है वो समझते हैं, सीखते हैं, ये आपके ऊपर है।
मेरा जो काम है मैं अपना काम करूंगा। फिलहाल अब जाते जाते आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर अंत में एक बार कहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए दोस्तों। थोड़ा सा संख्या को और बढ़ाने का आप लोग प्रयास करिए, कम से कम संख्या को 200 के पार ले जाने का आप लोग प्रयास करें। मेरी जो है अब हार्दिक इच्छा यही है, कम से कम 315 क्लास हो गई है तो संख्या 200 के पार आप लोगों को लेके अब जरूर चलनी चाहिए। थोड़ा सा उसके लिए आप सभी लोग जो है वो मेहनत कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए मेरा जो है वो वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग शेयर कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से जो है आप लोग लिंक शेयर करके कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं उस तरीके से करिए। स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे शेयर करिए, लेकिन कुछ भी करिए आप थोड़ी सी संख्या बढ़ाने में मेरी मदद जरूर करिए। यही आप लोगों से अपेक्षा है मेरी। फिलहाल के लिए दोस्तों क्लास अब इस समय के लिए आप लोग से अनुमति लेता हूं। कल फिर से जो है आप लोगों के लिए कुछ प्रश्नों के संग्रह को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए गुड